नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट शो ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। आज देश में बहस हो रही है कि देश के नायकों और वीर योद्धाओं का अपमान कब तक सहेगा हिंदुस्तान, और बर्बर आक्रांताओं का महिमा मंडन कब तक होता रहेगा। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ओवैसी की पार्टी के नेता और यूपी AIMIM के अध्यक्ष शौकत अली ने महाराजा सुहेलदेव जैसे राष्ट्र नायक को लुटेरा बता दिया और आक्रांता सालार मसूद गाजी की तारीफ में कसीदे गढ़े। तो सवाल यह है कि क्या वोट बैंक की राजनीति में अब भारत के रक्षकों को ही विलन बना दिया जाएगा, और क्या ऐसे बयानों पर कार्रवाई नहीं होगी या सिर्फ सियासी बयानबाजी ही चलती रहेगी? क्या ऐसे बयान सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की चाल है? आज इस मुद्दे पर डिबेट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट। सालार मसूद गाजी लुटेरे नहीं थे, सुहेलदेव लुटेरे थे। महाराजा सुहेलदेव जी 40 किलो की तलवार चलाए थे, पता नहीं लगेगा तुम्हारा कि तुम कहां चले गए। सुहेलदेव ने जब यहाँ पर जुल्म करना शुरू किया भारतीयों पर, तो सालार मसूद गाजी ने रुख किया इस तरफ। लुटेरा तो था गाजी जो बहुत पाजी था, उसको मारने का काम, उसको खत्म करने का काम अगर कोई किया तो राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने किया। ओवैसी के यूपी के सिपह सालार शौकत अली के बोल बिगड़े तो उत्तर प्रदेश से लेकर देश की सियासत में तूफान आ गया और राष्ट्र नायकों के अपमान का मुद्दा गर्मा गया। दरअसल AIMIM के यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने बहराइच में एक कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान देश के वीर सेनानी महाराज सुहेलदेव को लुटेरा करार दे दिया, जबकि दूसरी ओर शौकत अली ने आक्रांता सालार मसूद गाजी को इंसाफ पसंद मुसलमान बताते हुए उसकी तारीफ कर दी। तो ये सालार मसूद गाजी अलैहिर्रहमा ये बाहर के कहां से हो गए? और वो जो जिसकी बात कर रहे हैं सुहेलदेव सुहेलदेव सुहेलदेव, कौन था वो? सालार मसूद गाजी लुटेरे नहीं थे, सुहेलदेव लुटेरे थे। सालार मसूद गाजी मुसलमान थे और मुसलमान के खून में शामिल है कि वो इंसाफ परस्त होता है। सुहेलदेव ने जब यहाँ पर जुल्म करना शुरू किया भारतीयों पर, तो सालार मसूद गाजी ने रुख किया इस तरफ, और उसके नाइंसाफी और उसके द्वारा कर रहे जुल्म, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ उन्होंने उससे लड़ाई लड़ी। शौकत अली की हिम्मत देखिए कि कैसे उसने एक विदेशी आक्रांता सालार मसूद गाजी को महान बता डाला, जो गजनवी जैसे आक्रांताओं की कतार में खड़ा था, जिसने मंदिरों को तोड़ा, संस्कृति को रौंदा और भारत को गुलाम बनाने का सपना देखा। ऐसे आक्रांता की तारीफ में शौकत अली ने भारतीय इतिहास में वीरता, राष्ट्रभक्ति और मातृभूमि की रक्षा के प्रतीक रहे उस महाराजा सुहेलदेव को लुटेरा बता दिया, जिन्होंने न सिर्फ सालार मसूद गाजी सेना को धूल चटाई, बल्कि उसे युद्ध भूमि में ढेर कर भारत की अस्मिता की रक्षा की। ओवैसी की नेता की इस हिमाकत पर सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों में तूफान मच गया। सुभाष ने तो इसे राष्ट्र विरोधी मानसिकता का प्रतीक बताया और तत्काल कानूनी कार्रवाई की मांग कर दी। शौकत अली की दिमागी हालत पर सवाल उठाते हुए ओम प्रकाश राजभर ने ओवैसी से लेकर उनकी पार्टी पर करारा पलटवार किया। लुटेरा तो था गाजी जो बहुत पाजी था, उसको मारने का काम, उसको खत्म करने का काम अगर कोई किया तो राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने किया। आज भी इतिहास है, पढ़े हुए इतिहास तब न। वो पागल आदमी है, ऐसे पागल को प्रदेश अध्यक्ष बना दिए हैं। हम तो समझ रहे थे कि ओवैसी जी पढ़े लिखे हैं, और बात सही है कि वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जिसको बनाए हैं एकदम पागल है। कई हिंदू संगठनों ने भी AIMIM के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोशल मीडिया पर भी लोग महाराजा सुहेलदेव के अपमान को बर्दाश्त न करने की बातें कर रहे हैं। गाजी सालार मसूद का चैप्टर महाराजा सुहेलदेव ने तो हमेशा के लिए खत्म कर दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में गाजी सालार मसूद पर यूपी में कई सियासी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। वोट बैंक की खातिर उसे सूफी संत तक बताया गया। खुद को मुस्लिमों का रहनुमा बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी भी गाजी सालार मसूद की कब्र पर चादर पोशी करने के लिए बहराइच गए थे।
मगर योगी सरकार ने हिंदुओं का कत्लेआम करने वाले गाजी सालार के हितैषियों को एक्सपोज कर दिया। जब महाराजा सुहेलदेव ने एक विदेशी आक्रांता जो गजनी से चला था भारत को लूटने के लिए, और जब इस चित्तौड़ा नामक स्थान पर महाराज सुहेलदेव के सामने पड़ा तो महाराज सुहेलदेव के साथ कुल 20 से 25 हजार योद्धा थे। 1.5 लाख योद्धा सालार मसूद के साथ पास थे, लेकिन 20 से 25 हजार इन वीर बांकुरों ने उन विदेशी आक्रांताओं को गाजर और मूली की तरह ऐसा काटा कि उसके बाद वो दुष्ट सालार मसूद यहां जिंदा पकड़ लिया गया और उसको सजा भी ऐसी हुई कि जो इस्लाम के अनुसार जहन्नुम में जाने की गारंटी देता है। गाजी सालार का वजूद 1000 साल पहले मिट गया। यूपी में जिस सालार मसूद की पहचान को सैकड़ों सालों तक जिंदा रखा गया, लुटेरों का महिमा मंडन करने वाले मेले को रद्द किया गया। गाजी सालार की बजाय महाराजा सुहेलदेव का विजय मेला लगने का ऐलान हुआ। और अब जब सीएम योगी यूपी में आक्रांताओं के हर चैप्टर क्लोज कर रहे हैं, तो एक बार फिर ओवैसी की पार्टी सालार मसूद की सोच को यूपी में जिंदा रखने की कोशिश कर रही है। अब ओवैसी के समर्थकों की ये करतूत भी देख लीजिए, जो मुगल आक्रांता औरंगजेब के पोस्टर को दूध से नहला रहे हैं। इस पोस्टर में औरंगजेब के साथ साथ हैदराबादी भाईजान ओवैसी की भी तस्वीर है। हालांकि बाद में पुलिस ने औरंगजेब वाले इन पोस्टर्स को जब्त कर लिया था। ऐसे में सवाल है कि देश के नायकों का अपमान और बर्बर आक्रांताओं का सम्मान कब तक होता रहेगा। और अब जब महाराजा सुहेलदेव जैसे राष्ट्र नायकों का ओवैसी की पार्टी के नेता खुलेआम अपमान कर रहे हैं, तो सवाल ये है कि क्या वोट बैंक की राजनीति में अब भारत के रक्षकों को ही विलेन बनाया जाएगा, और क्या ऐसे बयानों पर कार्रवाई होगी या सिर्फ सियासी बयानबाजी ही चलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। आक्रांता जिसने भारत को लूटा, जिसने कत्लेआम किया भारतीयों का, जिसने धर्म परिवर्तन करवाया, जिसने मंदिरों को तोड़ा, ऐसे आक्रांताओं का महिमा मंडन कोई भारतीय कर सकता है क्या? और सुहेलदेव जिन्होंने छोटी सी सेना होने के बावजूद गाजी को धूल चटा दी थी, क्या एक हिंदुस्तानी का गाजी से कोई नाता हो सकता है क्या? एक आक्रांता से नाता हो सकता है जो विदेश से आया हो? अगर है तो इसके पीछे की वजह क्या है? और अगर यह दिखाया जा रहा है कि सालार गाजी महान था, तो क्या इससे मुसलमान खुश हो रहे हैं और ओवैसी की पार्टी के साथ मुसलमान जुड़ जाएंगे? एसएन सिंह प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं, अरुण राजभर मुख्य प्रवक्ता एसबीएसपी के हमारे साथ हैं, प्रोफेसर कपिल कुमार जी हमारे साथ हैं, इतिहासकार, अशोक यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हाजी नाजिम खान नेता एआईएमआईएम, विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन कार्यक्रम शुरू करें, बहस शुरू करें, उससे पहले जरा अपने दर्शकों के लिए मैं कुछ जानकारी शेयर कर दूं ताकि इस डिबेट में वो अच्छे से हिस्सा भी बन पाएं और बातों को भी समझ पाएं। जो पैनलिस्ट बोलेंगे, महाराजा सुहेलदेव को भारत के इतिहास में विदेशी आक्रांताओं से संघर्ष करने वाले महान योद्धा के रूप में जाना जाता है, लेकिन सियासी रोटियां सेकने के लिए उनके खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका और उनकी वीरता भरा इतिहास क्या है, ये आज आपको मैं बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। 11वीं सदी भारतीय इतिहास के वीर योद्धा और राष्ट्रीय नायक के तौर पर महाराजा सुहेलदेव जी को जाना जाता है। श्रावस्ती के शक्तिशाली राजा रहे वो। सुहेलदेव का शासन बहराइच और आसपास के कई क्षेत्रों में फैला हुआ था। मुस्लिम आक्रांता गजनवी के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध के लिए उन्हें जाना जाता है, वो मशहूर हुए। हिंदू राजाओं को एकजुट किया उन्होंने और निर्णायक युद्ध उन्होंने कई सारे लड़े। साल 1034 में गजनवी के भांजे सालार मसूद को युद्ध में उन्होंने हराया था। महाराजा सुहेलदेव की सेना ने सालार मसूद गाजी को मार डाला था। हिंदुस्तान की संस्कृति और धार्मिक पहचान की रक्षा करने वाले के तौर पर, योद्धा के तौर पर उन्हें जाना जाता है।
राजभर पासी समुदाय के जो लोग हैं देश में, वो सुहेल देव का वंशज माने जाते हैं और उनको वो पूजते भी हैं। तो ये तो इतिहास हमारे योद्धा का, हमारे वीर पुरुष का है। लेकिन एक बार जरा आप ये भी सुन लीजिए, समझ लीजिए और जान लीजिए कि जिस आक्रांता का महिमा मंडन किया जा रहा है, गुणगान किया जा रहा है जिस आक्रांता का, सालार मसूद गाजी, उसका इतिहास क्या है और भारत के लिए उसने क्या किया है। सोमनाथ मंदिर को लूटने वाले महमूद गजनवी का भांजा यह है सालार गाजी। सोमनाथ पर हमले का नेतृत्व सालार मसूद गाजी ने ही किया था। सालार मसूद ने उत्तर भारत की कई रियासतों पर हमले किए थे और इसी ने हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन भी करवाया था। मेरठ के युद्ध के बाद गाजी सालार की ख्वाहिशें दम तोड़ गई। साल 1034 में बहराइच में सुहेल देव और सालार के बीच युद्ध हुआ। महाराजा सुहेल देव ने संयुक्त सेना के साथ गाजी को हरा दिया। सालार इस युद्ध में मारा गया, उसके केवल 6 साथी जिंदा बचे। सालार मसूद बहराइच में दफन कर दिया गया। मुस्लिम शासकों ने उसकी कब्र बनवा दी और उसके बाद जब मुस्लिम शासन देश में रहा तो वहां मेला लगा और इसके आसपास के कई इलाकों में जैसे प्रयागराज में भी मेला लगा। लेकिन जब योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई तो उन्होंने ऐसे आक्रांताओं के खिलाफ एक रणनीति बनाई और उन्होंने इन आक्रांताओं का, जिन्होंने हमारे देश को, हमारे समाज को, हमें, आपको, हमारे पूर्वजों को नुकसान पहुंचाया, हमारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, ऐसे लोगों का नाम मिटाने की प्रक्रिया शुरू की। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि एक वर्ग ऐसा है देश में जो ऐसे आक्रांताओं को न सिर्फ उनका महिमा मंडन करता है बल्कि अपना मसीहा भी मानता है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या आक्रांताओं का महिमा मंडन करने से मुस्लिम समुदाय खुश हो जाता है और हमारे वीर सपूत योद्धाओं का अपमान करना क्या देश बर्दाश्त कर पाएगा। हाजी नाजिम खान, पहला सवाल आपसे ही है। हाँ विद्यानाथ जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ विद्यानाथ जी, देखिए जी, यहाँ पर जिस तरीके की बात आक्रांताओं की बात करी तो देखिए मैं तो अशोक महान वाले अखंड भारत की बात करूंगा। जब अशोक महान वाले अखंड भारत की बात होगी तो यहाँ आक्रांता कौन है ये बताने की जरूरत नहीं। आक्रांता है पुर्तगालिया, आक्रांता है ब्रिटिश हुकूमत जिन्होंने भारत के अंदर किस तरीके से नरसंहार किया। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से मुगलों को लेकर ये कहना कि भाई ये आक्रांता है या सालार गाजी को कहना कि आक्रांता, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अखंड भारत का अपमान है जो अशोक महान ने अखंड भारत बनाया था। तो अभी यहाँ पर हमारे माननीय शौकत साहब जो प्रदेश, हाँ सुन लीजिए, प्रदेश हाँ शौकत साहब बहुत अच्छी बात उनकी है, वो ऐतिहासिक बातें करते हैं, इतिहास के बारे में जानकारी दे रहे हैं, इतिहास के बारे में बता रहे हैं। तो बताइए क्या इसमें गलत है? भाई शौकत साहब ने बताया, सालार गाजी जी का इतिहास बताया और ये इतिहास हम लोगों को पता होना चाहिए, भारत के हर आवाम को इतिहास पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ अगर आक्रांता के नाम पर ये कह देना, आप लोग सालार गाजी के वंशज तो नहीं है ना? हाँ देखिए विद्यानाथ झा जी, हम लोग तो देखिए भारतीय है। मैंने अखंड भारत की बात इसीलिए करी। आप सालार गाजी के वंशज तो नहीं है ना? असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता, चाहे शौकत हो चाहे हाजी नाजिम खान हैं, आप लोग वंशज तो नहीं है ना उनके? हाँ विद्यानाथ झा जी, देखिए हम लोग आपकी रगों में गाजी का खून तो नहीं बहता है ना? हाँ विद्यानाथ झा जी, अभी आपने कहा कि हम लोगों के अंदर गाजी का खून तो नहीं बहता, लेकिन बाबा आदम अलैहिस्सलाम का हमारे शरीर के अंदर खून जरूर बहता है। और रही बात यहाँ पर जिस तरीके से बार बार आक्रांता की बात हो रही है, तो मैं फिर वही कहता हूँ कि यहाँ भारत के अंदर आप लोगों के रगों में क्या गाजी का खून बहता है? हाजी नाजिम खान, क्यों उसका इतना महिमा मंडन कर रहे हैं? जिसने गाजर मूली की तरह हमारे देश के लोगों को काटा, जिसने अत्याचार किया, जो विदेशी आक्रांता आकर हमारी जमीन, हमारी संपत्ति को हड़प लेता है, उनका गुणगान आप लोग करते हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती है? आप लोग हिंदुस्तानी हैं, आप लोग भारतीय हैं। हाँ विद्यानाथ जी, अखंड भेजो पाकिस्तान दीजिए जरा मुझे 1 मिनट। अखंड भारतीय हूँ, अखंड भारतीय हूँ। और ये कौन कह रहे हैं कि पाकिस्तान भेजो? अरे पाकिस्तान भेजने वाले वही जाने लायक भैया हो। पाकिस्तान के तहत सुन लीजिए साहब दीजिए जरा 1 मिनट। भारत की विरासत के वहां पर 1857 की जो लड़ाई लड़ी देश के अंदर, सुन लीजिए अरुण जी 1 सेकंड रुक जाइए। देते हो कि अरुण जी 1 सेकंड कंप्लीट
करने मुझे दीजिए, उसके दीजिए बाद जरा। आ रहा हूं। एक के सेकंड खिलाफ जो है मुकदमा लिखवाने जा रहे हैं। 1 मिनट दीजिए मुझे जरा। अरुण राजभर जी, एक सेकंड रुकिएगा, पहले उनको कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद कपिल जी आपके पास भी आ रहा हूं। कंप्लीट कीजिए जल्दी से। हाजी नाजिम खान, प्रूव कीजिए कि कैसे आपके रगों में गाजी का खून बहता है। अखंड भारत आप कह रहे हैं, तो गाजी के वंशज हैं क्या आप लोग? हाँ, देखिए हम लोग जो वंशज है बाबा आदम अलैहिस्सलाम के वंशज है। ठीक है, बड़े फख्र से कहता हूँ कि बाबा आदम अलैहिस्सलाम के हम लोग वंशज है। और रही बात यहाँ पर अभी जो बात कही थी, एक 30 सेकंड और लूंगा। मैं कह रहा हूँ वेस्टर्न यूपी को मिनी पाकिस्तान सांप्रदायिक भावना भड़काना चाहते हैं आप लोग। आप लोगों को पता है कि गाजी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सांप्रदायिक भावना भड़काकर फायदा उठाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, विद्यानाथ झा जी, ये मिनी क्योंकि 2 साल बाद वहां पर चुनाव है। माहौल अभी से बना देंगे आप लोग। विद्यानाथ झा जी, वेस्टर्न यूपी को मिनी पाकिस्तान कह इस तरीके से 1857 में शहादत देने वाले उन्हीं हिंदू मुसलमान भाइयों के अवहेलना करिए, उनका अपमान करने वाले कौन लोग हैं जो मिनी पाकिस्तान वेस्टर्न यूपी को कहते हैं? मेरे सवाल का जवाब हाजी नाजिम, मेरे सवाल का जवाब देंगे? साहब ये नहीं देगा भाई, ये यही रोता रहेगा। ठीक, बोलिए कपिल कुमार जी, बोलिए। देखिए, ये अखंड भारत की, अशोक की बात करने वाले अफगानिस्तान वाले जरा ये तो बता दें कि हिंदू कुश का मतलब क्या है। हिंदू कुश जहां पे हिंदुओं का कत्लेआम किया गया था, और वो कत्लेआम किसने किया था आकर के, इस इतिहास को भी जानने जरा। अब जरा एक गाजी का मतलब समझ लें, इन्हीं की किताब से बता रहा हूं गाजी का मतलब। गाजी इस्लाम का वो सिपाही है जो काफिरों का कत्ल करता है या उनका धर्म परिवर्तित कराता है, इस्लाम की विजय करता है, और उसको गाजी की उपाधि दी जाती है। ये उस गाजी की पूजा करते हैं। कपिल जी और इतिहास, अरे फालतू की बात मत करो, फालतू की बात मत करो, मेरे आगे मुझे गलत साबित करो, मुझे गलत साबित करो। मैं तुम्हारी किताब से गाजी की परिभाषा बता रहा हूँ। बीच में तुम्हारे नहीं बोला हूँ, तुमने नोटंकी बना रखी है रोज यहाँ पे, नोटंकी बना रखी है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मुझे इतिहास नहीं मालूम है। एक मिनट और मुझे बोलने दीजिए बीच में। हाजी नाजिम खान एक एक करके बोलिए। हाजी नाजिम जी, मुझे आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। मैं बीच में नहीं बोला था, मुझे जरा पूरा करने दीजिए। कंप्लीट कीजिए कपिल जी जल्दी से। इनके लिए वो अकबर महान है जिसने चित्तौड़गढ़ के अंदर 40,000 हिंदुओं का, नागरिकों का नरसंहार किया था। कुंभलगढ़ में 20,000 का किया था, रणथंभौर में किया था 25,000 का। वो इनके लिए अकबर महान है, वो गाजी है इनका, उसको भी गाजी बताएंगे। इनके लिए वो औरंगजेब महान है, क्योंकि ये लोग कभी जो है अशफाकुल्ला, अजीमुल्ला, ब्रिगेडियर उस्मानी, वो भी नाम इनके मुंह से नहीं निकलेंगे। मकबूल शेरवानी इनके मुंह से नहीं निकलेगा, किसी भी राष्ट्रवादी मुसलमान का नाम इनके मुंह से नहीं निकलेगा। तगादिन फौज में जो मुसलमान लड़े थे उनका नाम इनके मुंह से नहीं निकलेगा। सिर्फ रोज अकबर, बाबर, प्रोफेसर कपिल ये करते हैं ये देश के अंदर। कपिल कुमार जी, इतिहास की जानकारी देते हैं कपिल जी। एक सेकंड, अभी रोना शुरू कर देगा, अभी रोना शुरू कर देगा। यहाँ पे मैं राष्ट्रवादी हूँ, अरे तुम्हारे बुराई इस काबिल नहीं है, इस काबिल नहीं हो, इस काबिल नहीं है। समय बड़ा है तू। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुकिए, प्रोफेसर साहब रुक जाइए। हाजी नाजिम, या तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप लोग गाजी, अकबर, मुगलों का गुणगान करते हैं, क्या आप लोगों को लगता है कि इससे मुसलमान खुश होते हैं और आपका मुस्लिम वोट बैंक बढ़ता चला जाएगा, या आप लोगों को लगता है कि आपकी रगों में गाजी अकबर का खून बहता है, इसलिए अपने पूर्वजों का गुणगान करना तो बनता है? मेरा सवाल अरुण राजभर जी से है। अरुण राजभर जी, सुहेल देव जी ने गाजी को हराया, क्या यही एक दुख और दर्द है उन रजाकारों का जो आज बयां हो रहा है? कभी ओवैसी चादर चढ़ाने के लिए आते हैं तो कभी उनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि सुहेल देव जी ने अत्याचार किया और गाजी ने बचा लिया। देखिए, इन जाहिलों को ना हैदराबाद के अंदर कितने कम्युनिस्ट के बारे में पता है, ना भारत की विरासत के बारे में पता है। ये पूरी तरीके से अनपढ़, गंवार और जाहिल है। ये ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता और इनका प्रदेश अध्यक्ष, ये सब जाहिल है। ये इस देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। गजेटियर पढ़े हो? नहीं पढ़े हो। आईने अकबरी तुम्हारी है, नहीं पढ़े हो। मिराते मसूदी नहीं पढ़े हो।
ये लोग क्या कहते हैं कि जब सोमनाथ के मंदिर किसने तोड़ा था? तुम्हारे बाप ने तोड़ा था। यही तो तुम्हारा वही इतिहास चुराने वाले लोग तुम्हारे आए थे। गजनवी जब आया सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, तो मंदिरों को तोड़ रहा था। क्यों तोड़ रहा था? क्यों बहन बेटियों के साथ दुराचार कर रहा था? उसको तुम गाजी को कहते हो महान है, तुम उसको कहते हो कि नहीं ये हमारे लिए राष्ट्र नायक है। तुम देशद्रोही हो। भारतीय समाज पार्टी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जा रहे हैं तुम लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लिखवाने, क्योंकि तुम लोग इस देश में राष्ट्र नायकों का, बहुजन नायकों का बराबर से अपमान किया है। और ये हमारे राष्ट्र नायकों ने इस देश की संस्कृति को बचाया, इस देश की विरासत को बचाया, और इस देश में राष्ट्र नायकों का सम्मान तुम लोग नहीं करना जानते हो। क्योंकि हम लोग बहराइच में अभी 40 फीट की मूर्ति करके बोलिए। हाजी नाजिम खान, मैं कई बार बोलता हूं कि एक दूसरे को मत बोला कीजिए। हाजी नाजिम खान का ऑडियो थोड़ा सा कम कर रही है। जो मेला लग रहा था उस पर रोक लगाया गया। जो फर्जी मेला लग रहा था, सूर्य कुंड था, उसको तुम लोगों ने मिटाने का काम किया। और उस सूर्य कुंड को जीर्णोद्धार पूरा कराने का प्रयास जब माननीय ओम प्रकाश राजभर ने कराया, और वहां से कहा कि यहाँ मेला नहीं लगेगा, यहाँ सलार गाजी का मेला नहीं लगेगा, यहाँ फर्जी मेला को बंद करना चाहिए। जब बंद हुआ तकलीफ तुम्हारी बढ़ गई, दुकानदारी बंद हो गई। तुम इतिहास को मिटाने के लिए हमेशा से ये समाजवादी पार्टी वाले क्यों नहीं बोल रहे हैं? इनकी हिम्मत क्यों नहीं पड़ रही कि शौकत ने जो बयान दिया है ये गलत बयान दिया है? और ये इनका प्रदेश अध्यक्ष अनपढ़ जाहिल, इसको ना इतिहास के बारे में पता है, ना भूगोल के बारे में पता है, ना भारत की संस्कृति के बारे में पता है, ना भारतीय परंपरा के बारे में पता है। और ये हिंदुस्तान में नफरत फैलाने काम कर रहा है। ऐसे लोगों को इस हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले जाना चाहिए, जहां इनको समझ में नहीं आता इतिहास। इनका इतिहास पाकिस्तान से जुड़ा होता है। ठीक है, पाकिस्तान में तुम्हारा इतिहास यहाँ नहीं है। ये हिंदुस्तान सनातन संस्कृति भारत की रक्षा करने के लिए राष्ट्र नायकों ने संघर्ष किया है, और राष्ट्र नायकों का अपमान तुम करोगे, हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदुस्तान के हर एक अब अरुण जी एक सेकंड रुक जाइएगा। राष्ट्र नायकों के सम्मान के साथ खड़ा है। अरुण जी, आपने समाजवादी पार्टी पर उंगली उठाई, समाजवादी पार्टी के नेता बोलेंगे, लेकिन उससे पहले विवेक श्रीवास्तव बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। बोलिए विवेक जी। आपका ऑडियो म्यूट है विवेक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। चलिए विवेक जी के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता अशोक यादव जी। जी विद्यानाथ जी पूछे। अशोक जी, अरुण राजभर कह रहे हैं कि आज आप लोग चुप्पी साध लेंगे, आप आज कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहां पर तो मामला हिंदू मुसलमान का है। आप लोग ये तो देखेंगे ना कि एक हमारे देश का योद्धा और एक आक्रांता जो अत्याचार करने के लिए हमारे देश में आया था, जिसे सुहेल देव जी ने मौत के घाट उतार दिया। विद्यानाथ भाई देखिए, बड़ा सिंपल सा गेम चल रहा है उत्तर प्रदेश में। आपको याद करना पड़ेगा, अभी भारतीय जनता पार्टी के माउथ पीस राम भद्राचार्य जी ने वेस्टर्न यूपी को मिनी पाकिस्तान कहा। उसके बाद शौकत अली का ये बयान आता है। ये शौकत अली का बयान या सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी या AIM का लीजिए, ये दोनों लोगों का मिलजुल के स्क्रिप्ट लिखी गई है, ताकि आप जो है महाराजा सुहेल देव को कुछ उल्टा सीधा बोलो ना। अशोक की इसके खिलाफ कार्रवाई उल्टा सीधा बोलेंगे। सुन लीजिए अरुण जी, सुनिए अरुण जी, सुनिए क्यों नहीं बोल रहे? अरे सुनिए, देखिए ऐसा है कि ये SB/SP और AIM का गठबंधन, विद्यानाथ जी ये पूर्ण रूप से पर्दे के पीछे का गठबंधन। बोलो ना कि ये चाहते हैं, SB/SP चाहते हैं। अरे भाई, पर्दे के पीछे क्यों इस तरह गेम कर रहे हो आप लोग? बोलो ना। आप लोगों जैसी गिरी हुई राजनीति कोई नहीं करना जानता भाई साहब। आज उत्तर प्रदेश में जो बेसिक समस्या हो पाए, आप जो है AIM वालों से बुलवा रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए। AIM का इस्तेमाल करके आप महाराजा सुहेल देव के खिलाफ उल्टा सीधा बुलवा रहे हो। ये बात राजभर समाज की नहीं समझ में आ रही है। ये बात सबके समझ में आ रही है। ये बात सबके समझ में आ रही है। ये शौकत अली का बयान है, और ये स्क्रिप्ट लिखी जा रही है SB/SP के द्वारा। SB/SP चाह रही कि शौकत अली महाराजा सुहेल देव राजभर को कुछ बोले, ताकि SB/SP को मौका मिले इस प्रदेश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति चमके। ये सब चीजें बहुत पुराना गेम हो चुका है। दुनिया जान चुकी है आप लोगों का गेम। ये पर्दे के पीछे का गेम कर रहे हो आप लोग। बेवकूफ समझ रखे हो। होना चाहिए। अरुण जी एक मिनट रुकिएगा। समझ रखे हो। होना चाहिए। अरुण जी रुक जाइए एक सेकंड। अशोक यादव
जी, आपको लग रहा है विद्यासागर जी से बोलिए कि इनका संगठन सड़क पर उतरेगा, मैं उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाने के लिए देशद्रोह का। ठीक है, बोलिए ओके, थाने पर चले तहरीर दे समाजवादी पार्टी, ओके। बोलिए तहसील पर जाकर ज्ञापन दे। विद्यानाथ जी, मैं एक सेकंड रुक आपके सवाल को मैं अशोक यादव जी के पास, आपका सवाल मैं अशोक यादव जी को बढ़ा रहा हूं, लेकिन एक बात और, गेम चल नहीं पाएगा अरुण जी ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी, जान चुकी है। अरुण जी ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी ना, चुकी है अरुण राजभर जी ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी, थोड़ा रुक जाइए। स्क्रिप्ट लिखी हुई पढ़ रहे हैं अशोक यादव जी, एक सेकंड, आपको लग रहा है कि ये स्क्रिप्ट राजभर पार्टी ने लिखी है और इस स्क्रिप्ट को आगे MIM के नेता बढ़ा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं, बिल्कुल, वो खुली चुनौती दे रहे हैं। अरुण राजभर खुली चुनौती आपको दे रहे हैं कि आप आंदोलन कीजिए सुहेल देव जी के पक्ष में और गाजी के खिलाफ और MIM के खिलाफ, और जाकर FIR दर्ज करवाइए। लेकिन क्या आप तुष्टीकरण की राजनीति से आगे बढ़कर ऐसा कर पाएंगे? क्या एक योद्धा के लिए आप FIR दर्ज कराएंगे? क्या सुहेल देव जी के लिए आप आंदोलन करेंगे उत्तर प्रदेश में? देखिए विद्यानाथ भाई, जिस पिछड़े की बात करते हैं उन पिछड़ों के साथ कहें क्यों? अरे वो छोड़ो, अविनाश नायकों की बात करो। राजभर महाराजा सुहेल देव राजभर के सम्मान में भारत के हर कोने में समाजवादी पार्टी मुकदमा दर्ज कराने के लिए इस शौकत देशद्रोही के खिलाफ मुकदमा लिखवाएगी। बयान इस पे चलो, पिछड़े दलित की बात बाद में होगी, पहले राष्ट्र नायकों के सम्मान की बात होगी। आप हिंदुस्तान में खाते हो और गाते हो पाकिस्तान की विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करोगे, इस भारत में विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं होगा। जो देश के राष्ट्र नायकों का अपमान करेगा उसको देशद्रोही कहा जाएगा, गिरा हुआ और आप चरित्र किसी का नहीं है। सम्मान करना चाहते हो तो आप बयान नहीं दोगे। जैसा गिरा हुआ चरित्र किसी का नहीं है। एक सेकंड, अरुण राजभर जी नॉन स्टॉप मत बोलिए सर, एक तो शर्म नहीं आ रही है? एक मिनट, समाज के लोग पीटे जा रहे हैं। अशोक यादव जी, आपको शर्म अगर आ रही है कि MIM ने, अशोक यादव जी अगर आपको शर्म आ रही है कि MIM ने आज हमारे एक राष्ट्र नायक, हमारे एक योद्धा आक्रांताओं को मिटा देने वाले के खिलाफ बोला है, तो आप दो शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। अशोक यादव जी, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं कि गाजी के खिलाफ दो शब्द बोल दीजिए, सालार गाजी के खिलाफ दो शब्द आप बोल दीजिए और MIM के खिलाफ दो शब्द बोल दीजिए। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, या आपको भी लग रहा है कि अगर सालार गाजी और अकबर के खिलाफ बोलेंगे तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे? एसपी वाले सड़क पर आए कि महाराजा सुहेल देव के नाम क्या, मतलब महाराजा सुहेल देव से और जो पिछड़ा कर रहे हैं इतनी देर से डिबेट में बैठकर, उनसे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ पिछड़ों का वोट बैंक चाहिए, लेकिन महाराजा सुहेल देव का अपमान आप बर्दाश्त कर सकते हैं। आप सिर्फ वोट, हम लोग मांग कर रहे हैं, हम लोग मांग कर रहे हैं महाराजा सुहेल देव के नाम क्या राजभर जोड़ा जाए। इनकी हैसियत है सरकार से बात करने की, योगी सरकार से बात करें कि जहां जहां महाराजा सुहेल देव का नाम है वहां वहां राजभर जोड़ा जाए। एक सेकंड, एसएन सिंह साहब, ठीक है, एक चैलेंज जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव जी ये इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि अगर सुहेल देव जी के खिलाफ अपशब्द कहे गए हैं, उनके खिलाफ गलत बयानबाजी की गई है, तो क्या समाजवादी पार्टी सिर्फ पिछड़ों का वोट बैंक लेने के लिए बैठी है, या फिर राष्ट्र नायक के खिलाफ आंदोलन भी कर सकती है? उनके खिलाफ अगर बोला गया है तो देश के और राज्य के अलग अलग कोनों में उन लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाएगी, मुकदमा भी दर्ज करवाएगी कि भाई हमारे एक राष्ट्र नायक के खिलाफ किसी ने ऐसा कैसे बोल दिया। या फिर मजबूरी यह है कि गाजी के खिलाफ अगर जाएंगे तो मुस्लिम वोट बैंक हमसे नाराज हो जाएगा। एसएन सिंह साहब, चुनाव से कुछ वक्त पहले इस तरह का माहौल बनना शुरू हो जाता है, कोई गाजी, कोई अकबर, कोई कुछ लेकर आ जाता है, यानी कि ऐसे ऐसे जिन निकलते हैं कि लगता है कि सांप्रदायिक तनाव इतना बढ़ जाएगा और चुनाव में फायदा जो लोग उठा सकते हैं जहां से वो उठा लेते हैं। लेकिन ये गाजी गैंग कब तक चलेगा? सर, सरकार आपकी है और ये दूसरी बार सत्ता में आप लोग उत्तर प्रदेश में, केंद्र में तो सरकार आपकी है ही। नहीं, देखिए, भारत में दो विचारधाराएं काम कर रही है। एक तो भारत के साथ रह के भारत के मान सम्मान की रक्षा करने वाली, महापुरुषों का सम्मान करने वाली, महापुरुषों के नाम पे सड़कों का निर्माण करने वाली, महापुरुषों के सम्मान को बढ़ाने वाली, और दूसरा भारत के अपमान करने वाली, भारत माता को डांट करने वाली समाजवादी पार्टी और भारत माता की जय नहीं कहने वाली MIM पार्टी। निश्चित तौर पे वो आज से थोड़े न करते हैं, भाई ये तो राजाकारों की पार्टी रही है। पहले भी ये कहते थे कि हम भारत की संस्कृति के साथ नहीं रह सकते हैं, हम भारत के साथ नहीं रह सकते हैं,
मुझे लगता है कि मौखिक तौर पे भारत में रहते हैं, आत्मीय तौर पे तो मुगलों में इनकी आत्मा बसती है, अभी खुद ही बस है। जो व्यक्ति जो भारत के महापुरुषों का विरोध करे और विरोधियों के साथ खड़ा हो जाए उसको गद्दार कहते हैं। और ये गद्दारी का काम तो समाजवादी पार्टी और MIM दोनों लोग करने का कार्य कर रहे हैं। क्या इसके पहले जब वहां सालार मसूद गाजी या काजी जो भी कहिए जिसने भारत को अपमानित करने का कार्य किया, हमारी संस्कृति को विखंडित करने का कार्य किया, हमारे बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतारने का कार्य किया, जब वो मेला बंद हो रहा था तो काजी गाजी के साथ कौन खड़ा होता है? समाजवादी पार्टी खड़ी होती है। आज काजी गाजी को महान बताने का कार्य कौन करता है? आज MIM बताने का कार्य करती है। तो ये सारे लोग देश के साथ गद्दारी करते हैं। ये केवल शारीरिक रूप से भारत में रहते हैं, आत्मीय रूप से मुगलों के साथ रहते हैं। तीसरी बात मैं कहूंगा, आजादी के पहले भी आजादी के बाद भी सबको पता है। सिंह जी एक सेकंड, सब लोग एक साथ मत बोलिए, साथ खड़ा हो जाए, सब लोग एक साथ मत बोलिए। आपकी पार्टी के नेता कहते हैं, आपकी पार्टी के नेता औरंगजेब को महान बताते हैं, ये मत बताइए। एसएन सिंह जी रुक जाइए, सांगा को छोटा बताने का कार्य करते हैं। एसएन सिंह जी रुक जाइए। ये सबको पता है कि कौन किसका अपमान कर रहा है और किसका मान बढ़ा रहा है। मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि ये जब जब चुनाव आएगा उससे पहले माहौल बनाया जाएगा और इस तरह के जिन निकलेंगे और सरकार देखती रहेगी क्या? ये चुनाव के समय नहीं होता है, चुनाव के पहले का ये चरित्र होता है। आप बताइए चुनाव का समय था क्या कि जब रामचरित क्या कर रहे हैं आप लोग? ये बताइए एसएन सिंह जी। दूसरे धर्म की ऐसे गैंग के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ आपकी सरकार क्या कर रही है ये बताइए। अरे यही लोग कितनी बार सुनेगा देश और कितनी बार बर्दाश्त किया जाएगा ये सब? सुहेल देव भाजपा वाले बुलवा रहे हैं सब, क्या लोग एक्शन लेंगे? विद्यानाथ जी, ये देश सुनता नहीं है। आप देखे नहीं है कि देश ने इन गुनाहगारों को कैसी कैसी सजा देने का कार्य किया। जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चला दी, आज उनको पूरी तरह से मिटाने का कार्य देश की जनता ने किया है। ये लोकतांत्रिक देश है, मर्यादित देश है। इसको खंडित करने का विचारधारा जिन भी पार्टियों के अंदर आई, चाहे वो MIM हो चाहे समाजवादी पार्टी। आप लोगों को मजा आता है अशोक यादव जब किसी की बात समझ में नहीं आती है? क्या कहता हूं तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है मेरी बात? आप लोगों का ऑडियो बंद कराना ही एक ऑप्शन होता है क्या डिबेट में? एक एक करके बोलिए प्लीज। अशोक यादव जी रुक जाइए, एक एक करके बोलिए भाई। आप लोगों को मजा आता है कि किसी की बात समझ में नहीं आए? अरे जनता अपना वक्त निकाल कर बैठती है आपको सुनने के लिए, और जब किसी की बात समझ में नहीं आएगी, कोई सुन नहीं पाएगा, तो क्या फायदा आप लोगों को बैठने का और बोलने का? एक एक करके बोलिए। अच्छा लगता है कि बार बार आप लोगों का ऑडियो बंद करा दूं मैं? एसएन सिंह कंप्लीट कीजिए। 10 सेकंड। अशोक यादव जी की पार्टी के सांसद जिस तरह से महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, वीर शिवाजी को अपमानित करने का कार्य करते हैं, इनसे पूछिए क्यों करते हैं? क्यों बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब को महान बताने का कार्य करते हैं? ठीक है, ये मैं पूछ लेता हूं। होगा वो बता दें कि भाई आपने कहा कि पहली बात, दूसरी बात सरकार नहीं, जनता तय करेगी और जनता इनको सजा देगी। इसका मतलब यह है कि हम लोग ऐसे सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे कि कोई गैंग आएगा, कभी कोई गाजी, कभी कोई अकबर, कभी कोई भारत। सर समझ में आ गई बात एसएन सिंह जी? समझ में आ रही है बात? दोनों तय कर रही है सरकार ने। 10 सेकंड मुझे दे दीजिए। आप सड़क बनवाएंगे, आप मूर्तियां लगवाएंगे, आप स्टैचू लगवाएंगे, लेकिन इस ऐसे गैंग के खिलाफ आप कोई एक्शन नहीं लेंगे। साहब क्यों सुनेगा देश जैसा? कठोर और इन लोगों के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ क्या मुकदमा बनता नहीं है? जो सुहेल देव या हमारे राष्ट्र पुरुषों के खिलाफ बोलते हैं और सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के लिए बोलते हैं। आजम खान के खिलाफ भारत माता को डायन कहने वाले आजम खान के खिलाफ कार्रवाई हुई, तो गिरफ्तार करवाइए, शौकत अली को गिरफ्तार करवाइए। के खिलाफ कार्रवाई, आज भी MIM के प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार करवाइए, राजभर, ताकि आगे कोई हिम्मत नहीं जुटा पाए ऐसे महापुरुषों के खिलाफ बोलने के लिए। केवल गिरफ्तार नहीं होंगे, महापुरुषों को जो अपमानित करेगा उस पर कठोर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी। समाजवादी पार्टी पे तो जनता ने ऐसी कार्रवाई की है। जल्दी से कपिल कुमार जी, मुंह छिपाते फिर रही है। ठीक है, ओके सिंह साहब, ओके। मैं बहुत कम समय में कह रहा हूँ सिंह साहब, कभी और हमें मत आगिए। आप अरुंधति, वो जो अरुंधति रॉय है ना, उसने भारत की सेना की ऐसी तैसी की थी, कश्मीर में जाके आप उसका पासपोर्ट तक नहीं कैंसिल कर सकते। तो सुनिए दूसरी बात, ये समाजवादी प्रवक्ता साहब एक बात बताएं, बांग्लादेश के अंदर वहां के कट्टर मुल्लाओं ने कहा हम गजवाए उत्तर प्रदेश करेंगे। आपके नेता से आपके वैधानिक विधि सम्मत कार्रवाई होगी, संपूर्ण कार्रवाई। भारत समाज में आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप पे जवाब नहीं है मेरी बात का, लिखित तौर पे आप पे जवाब नहीं है। अक्सर नब्बाजी करते हैं, अरे तो नहीं रुकवा नहीं पाए।
आप शुरू तक इनसे हाथ सने हैं, उनसे क्रिकेट मैच तक तो आप रुकवाई तोड़िए इस बात को। सुनिए यादव जी, आपकी पार्टी के नेता कहाँ चले? तो बांग्लादेश के मुल्ला कह रहे हैं हम गजवाई उत्तर प्रदेश करेंगे। आप तो बड़े उत्तर प्रदेश के नेता है ना, तो नहीं जवाब था, उस समय सब को सूख गया था। और विवेक जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात याद रखिएगा, रज़ाकरों ने हैदराबाद के अंदर जब कम्युनिस्टों को भी मारा तेलंगाना मूवमेंट के, तो उन्हें कम्युनिस्ट कह के नहीं मारा था, उन्हें हिंदू कह के मारा था, काफिर कह के मारा था रज़ाकरों ने। ठीक है कपिल जी, ओके विवेक जी, ठीक है आपकी बात जी। देखिए मेरी बात सुनिए जरा, आपने बार बार एक शब्द का इस्तेमाल किया, राजनायकों का अपमान, राजनायकों का अपमान। ये राष्ट्र बना कब मानते हैं राष्ट्र बना? राष्ट्र की सीमाएं क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, इसकी परिभाषा कोई देगा मुझे? 1947 में जब देश आजाद हुआ और विभाजन हुआ, तो अंग्रेजों ने जिन राजाओं को हरा करके अपने से जोड़ करके ब्रिटिश एम्पायर की स्थापना करी थी, जब कहा जाता था द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर, इतना बड़ा था उनका साम्राज्य, तो आपने एक सो कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनहुड कहा। उसके पहले साहब मेरे संघ के मित्र मुझे कहते हैं कि विवेक हम इसको नहीं मानते, हमारे हिसाब से एक अखंड भारत था। जब मैं उनसे क्षेत्र में सिर्फ 4 घंटे का अंतर है, लेकिन अखंड भारत तो राजनायक कहने से पहले हमें यह सोचना होगा कि यह राष्ट्र पुरुष राजनायक राष्ट्र है क्या, इसकी परिभाषा किसी को नहीं क्लियर। आक्रांता की परिभाषा क्या है, बाहर से आया की परिभाषा क्या है, जिसको आप बाहर कहेंगे, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, टर्की, कहां तक है आपकी सीमा बाहर की? राजा था, राजा से लड़ता था, हिंदू राजा था, कोई मुस्लिम राजा था। 1947 में विभाजन के बाद हर वो राजा जो मुसलमान था, अगर वो यहाँ लड़ने आया तो वो आक्रांता बन गया। उसमें हजारों गलतियां हो सकती हैं, उसने हजारों गलत काम किए हो सकते हैं। मैं किसी गाजी को जस्टिफाई नहीं कर रहा, अगर वो गलत है तो गलत है, लेकिन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ राष्ट्रवाद, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ राष्ट्रनायक, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू वर्सेस मुसलमान के मैं खिलाफ हूं। प्रोफेसर साहब ने बिल्कुल सही बोला, उन्होंने दसियों मुसलमान लीडर्स के लोगों के नाम बताए जिनका इस देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन है। अगर आप अखंड भारत की बात करते हैं विवेक जी, अब अगर आप अखंड भारत की बात करते हैं तो आप ये भी मानते होंगे ना कि ये सनातनियों की जमीन रही है अखंड भारत, और अगर आप इसको राष्ट्र में तब्दील कर देते हैं तो भी ये हिंदू राष्ट्र ही रहा है। और हिंदू कुश से लेकर एक सेकंड हिंदू कुश से लेकर यहां तक आप ये मानकर चलते हैं ना ये सनातनियों की भूमि रही है। कि आप नहीं मानते हैं कि सनातन से पहले और हिंदू से पहले मुसलमान आ गए थे, तब तो आप कहेंगे कि कश्मीर भी मुसलमानों का रहा है, तब तो आप कहेंगे कि कश्मीर भी मुसलमानों का था। 10 सेकंड दीजिए, मैं आपको लॉजिक दे देता हूं 10 सेकंड के अंदर। अच्छा, कम्युनिस्टों का मानना है इमिग्रेशन जी की अखंड भारत और एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU और JNU के चाहिए। There are 6 races, आपकी रेस, मेरी रेस, प्रोफेसर कपिल कुमार की रेस शायद एक ना हो, मिलकर के हम हिंदुस्तान बने हैं। एक एक करके ओके रुक जाइए, आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कपिल जी कर रहा है भौगोलिक विवेक जी, रुक जाइए, देखिए मैं एक सेकंड कपिल जी रुकिए। एसएन सिंह जी और सभी पैनलिस्टों को मैं फिर से बोल रहा हूं, देखिए अच्छा नहीं लगता बार बार बोलना, वक्त भी खराब होता है, एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। अगर किसी को लग रहा है कि कोई किसी को जवाब देना चाहते हैं, उठाइए, मैं उसके पास आऊंगा, पूरा वक्त दूंगा। जी आप तो सवाल पूछ लीजिए। सिंह साहब मैं आऊंगा आपके पास, आप रुक तो जाइए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। विवेक जी से पूछ लीजिए, अंग्रेजों के आने के पहले मैं आपके पास आऊंगा, रुकिए। मुगलों के आने के पहले भारत का क्या सर रुक तो जाइए, मैं आऊंगा आपके पास। हो सकती है, भारत का नाम क्या था ये विवेक जी बताएं। ठीक, ओके, पहले कपिल जी। ये वास्को डी गामा या सिकंदर जब आए थे ना, तो वास्को डी गामा जमोरिन का राज ढूंढने नहीं आया था, वो भारत का रास्ता ढूंढने आया था। ये जो गजवा हिंद है ना, ये जयपुर या जोधपुर जीतने नहीं आए थे, ये गजवा हिंद का नारा लगा के आए थे। तो क्या था हिंद? ईस्ट इंडिया कंपनियां जब नाम रखी गई ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया नहीं था तो इंडिया कंपनियां नाम क्यों आया? और सबसे बड़ी बात विवेक जी, अगर इंडिया 47 में बना तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में कहां से बन गई? और कांग्रेस जो है जो कहती है कि हम इंडिया की फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे, तो जब इंडिया था ही नहीं तो किसकी फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे? इस बात को छोड़ दीजिए।
राष्ट्र की बात में जो आप बात करते हैं, मैं जानता हूं कि कम्युनिस्ट उसके अंदर नेशनलिज्म एक बुर्जुआ कॉन्सेप्ट है, आप राष्ट्र को नहीं मानते, इसलिए इस बात को छोड़ दीजिए। लेकिन यही सवाल मैं पूछ लेता हूं कि आपने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया क्यों बना दी जब इंडिया था ही नहीं? ठीक है सर, ओके 1925 ओके सर, ओके अरुण राजभर जी बहुत उदाहरण दे दूंगा। ठीक है, अब वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, जल्दी से एक एक करके अरुण राजभर जी जल्दी से बोलिए। को भारत की संस्कृति के बारे में पता नहीं है, भारत की परंपरा के बारे में पता नहीं है। इस देश के राष्ट्र नायकों ने इस देश में सामाजिक न्याय के लिए और समानता के लिए समाज के हर वर्गों को सुरक्षित करने के लिए संघर्ष किया था। ऐसे महान योद्धाओं को अगर हम राष्ट्र नायक नहीं कहेंगे, ऐसे महान योद्धाओं को राष्ट्र का महापुरुष नहीं कहेंगे, तो क्या ये हमारे विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वाले क्या इस देश के देशद्रोही नहीं कहलाए जाएंगे? ये हाजी बैठा है यहाँ, इसका प्रदेश अध्यक्ष बोल रहा है कि नहीं ये देशद्रोही नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ भारतीय समाज पार्टी हम जा रहे हैं मुकदमा लिखवाने, हर प्रदेश के हर थाने पर जा रहे हैं तहरीर दिलवाने। इनकी हैसियत कैसे हो गई कि हमारे राष्ट्र नायक का अपमान कर दिया? इनकी हैसियत कैसे हो गई कि इन्होंने हमारे इतिहास को इन्होंने गजेटियर को पढ़ा जब अंग्रेजों का हुकूमत था? लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई अखंड भारत में, वो कह रहे हैं अखंड भारत की अगर आप कल्पना करते हैं और ये अखंड भारत को मानते हैं, तो पहले जो राजा थे वो एक दूसरे से लड़ते थे, ठीक उसी तरीके से गाजी भी यहाँ पर लड़ते हुए आया था। ये वो कह रही है, उनका कॉन्सेप्ट है। लेकिन क्या इस कॉन्सेप्ट को मानकर, सुन लीजिए एक सेकंड, सुन लीजिए, गाजी का मतलब क्या है? एक सेकंड सर, लेकिन अगर इस कॉन्सेप्ट को मानकर आप पृथ्वीराज चौहान, सुहेल देव जैसे हमारे योद्धाओं का अपमान करेंगे, तो क्या यह देश बर्दाश्त करेगा? हाजी नाजिम 20 सेकंड में अपनी बात कहिए, उसके बाद एसएन सिंह। हाँ विद्यानाथ झा जी, देखिए अब बार बार यहाँ पर हिंदू राष्ट्र की बात हो रही थी, तो देखिए मुगल काल से पहले भारत के अंदर हिंदू राष्ट्र था। वह किस तरीके से यहाँ पर हमारे दलित भाइयों के कानों में किस तरीके से पिघला के शीशा लोहा डाल दिया जाता था। आपके भी कान में डाल दिया गया था क्या? आपके भी कान में डाल दिया गया था शीशा और लोहा पिघलाकर? देखिए अल्लाह का शुक्र है, अरे भारत वो देश रहा है, भारत वो देश रहा है, ये मिट्टी वो रही है जो संसाधन, परंपरा और संस्कृति से भरी रही है। आपको नहीं पता होगा क्योंकि आप इस्लाम फॉलो करते हैं, लेकिन हिंदू भाई आपके दोस्त हैं, तो पता रखना चाहिए कि देश भर में कितने त्योहार आते हैं और कितने बड़े बड़े स्तर पर उन त्योहारों को मनाया जाता है। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि कितना संपन्न देश भारत रहा है हमेशा से। इसका मतलब ये भी समझ लीजिए कि भारत के पास संपत्ति, दौलत और संस्कृति का भरमार था, परंपराओं को फॉलो करते रहे हैं। और आप कह रहे हैं लोहा और शीशा पिघलाकर डाले। एसएन सिंह साहब जल्दी से 20 सेकंड में अपनी बात कहिए। देखिए, इस पार्टी का गठन ही इस नाते हुआ, जो कासिम रिजवी इनके पार्टी के थे, उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ नहीं रहेंगे, हम भारत की संस्कृति के साथ नहीं रहेंगे, हम रजाकारों के साथ रहेंगे, और एक रजाकार नाम की पार्टी बनाती है। मुझे लगता है कि भारत के लोग ये इस बात को जानते हैं कि ये AIM जो पार्टी है वो हमेशा भारत की संस्कृति और भारत विरोधी बात करेगी। आज बात उसकी नहीं होती, बात समाजवादी पार्टी की होती है कि समाजवादी पार्टी हमेशा औरंगजेब के साथ क्यों खड़ी हो जाती है, बाबर के साथ क्यों खड़ी हो जाती है, क्यों नहीं भारत के महान योद्धाओं के साथ खड़ी हो जाती है। ये भी है कि जब औरंगजेब, बाबर का जिक्र होता है, जब सुहेल देव और पृथ्वीराज चौहान का जिक्र होता है, तो समाजवादी पार्टी चुप्पी या तो साध लेती है या फिर उस पाले में खड़ी नजर आती है जहां से उनको लगता है कि MY समीकरण बना रहे। और ये अपमान सिर्फ सुहेल देव का अपमान नहीं है, ये अपमान है भारत भूमि पर जन्मे हुए उन योद्धाओं और वीरों का जिन्होंने इस देश की खातिर आक्रांताओं के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रह्मास्त्र में इतना ही, छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए।